Hello, बच्चों. Am I audible and visible to all of you? Am I visible and audible? Yeah. So आज हम ऑब्वियसली हम आपको पता है साई मैथ कनेक्ट में हम ये 26वां एपिसोड है हमारा. तो 27वां एक्चुअली. तो हम इस एपिसोड में हम बार बार नए नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में. एंड वी टॉक अबाउट इट जस्ट टू कि आपके अंदर एक आग जले की सीखने की इच्छा डेवलप हो. दिस इज द ओनली मोटिव. एंड वी ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स इन सिंपल वर्ड्स कि क्या हो रहा है. कभी कभी कुछ टेक्निकल टर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं. वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट. समटाइम्स यू माइट फाइंड दैट दोस टर्म्स आर डिफिकल्ट. समटाइम यू माइट अंडरस्टैंड दैट. बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. दिस इज हाउ यू कैन इवॉल्व. आप इसी तरह से इन प्रोसेस मैं आप जिस चीज का जैसे जैसे आप में से जो लोग समझ रहे होंगे वो इवॉल्व कर रहे होंगे. तो आज हम बात भी करने वाले हैं इवोल्यूशन थ्योरी की. इवोल्यूशन थ्योरी की बात करने से पहले मैं आपको साइमैथ कनेक्ट में बेसिक फंडामेंटल जो हम आपको चाहते हैं कि आप क्विज के लिए पार्टिसिपेट करें, जो कि 21 को हमारी क्विज है. और इस क्विज में क्विज 2 है. क्विज 1 हमने दिसंबर में कर ली थी. अब क्विज 2 की बारी है. क्विज 1 में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने प्राइजेस भी जीते. अब क्विज 2 आ गई है, उसमें भी आप परफॉर्म कर सकते हैं और प्राइजेस जीत सकते हैं. इफ यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन क्विज 1, यू नीड नॉट टू एनरोल अगेन. आपका वो क्विज में जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका अभी भी वैलिड है, यानी आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट सम ऑफ यू माइट हैव मिस्ड इट, यानी आप उस क्विज को मिस कर चुके होंगे, मिस किया होगा. अगर आपने उस क्विज को मिस किया होगा तो आप अभी भी आपके पास चांस है. आप क्विज 2 के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, आपको हमारे आईसेक लर्निंग के ऐप पे जाना है. यू कैन चूज द ऐप ऑफ एंड्रॉयड, यू कैन चूज द ऐप ऑफ iOS, और यू कैन गो टू द वेबसाइट isaacdigital.com पे जाकर यू कैन बाय द कोर्स साई मैथ कनेक्ट. Buy the course means you can register for this course, and the registration fee for this course is $100 only. I mean, it is just a way कि आपका सीरियसनेस कितना है उस चीज को दिखाने के लिए फीस रखी हुई है. इस क्विज का अगर मैं अब बता दूं कि क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट की क्विज होगी, 60 क्वेश्चन होंगे. एनीबडी हु इज इन क्लास 6 to 12 कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. समटाइम्स यू माइट फाइल कि सब छठी से 12वीं तक के बच्चे, ये तो बड़ा नाइंसाफी है, 12th वाले तो बेटर करेंगे. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. 6th वाले भी बेटर कर सकते हैं अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की. मेरे को याद है कि मेरे पास, मैं ओपन एसे कंपटीशन में गया था व्हेन आई वाज इन 8th क्लास. वी हैव टू राइट एन एसे ऑन रिपब्लिक डे. हमें 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 उस 26 जनवरी के बारे में लिखना था. और उस ऐसे में ओपन था, यानी कि एज लिमिट नहीं थी. एनीबडी ऑफ एनी एज कैन राइट दैट ऐसे. और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था. इसका मतलब है कि एज से ऐसा फर्क नहीं पड़ता, कि इवोल्यूशन का फंडा ये नहीं है कि एज बढ़ेगी तो आप ज्यादा इवॉल्व हो जाओगे. आपकी प्रैक्टिस, आपके काम करने पे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस चीज का फर्क पड़ता है. तो नथिंग टू वरी अबाउट. दूसरा ये है कि आप इस क्विज को जब भी खोलेंगे तो आप उसके बाद उस क्विज को एक ही बार में अटेम्प्ट करना है. यू कैन नॉट रीअटेम्प्ट इट, यानी कि आप ऐसा नहीं कि पहली बार ट्राई मारते नहीं हुआ तो फिर दोबारा ट्राई मारे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको ये क्विज एक बार में ही कंप्लीट करनी है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये आपको समझ में आना चाहिए. इस क्विज में आप जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स देंगे, बुक्स देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, हम आपको कोर्स में स्कॉलरशिप देंगे, और आपको बहुत सारे प्राइजेस देंगे ताकि आपको हम थोड़ा सा मोटिवेट कर सके, आपकी पढ़ाई को हम अप्रिशिएट कर सके कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपके असेसमेंट को देख पाए. न केवल ये, इसके अलावा आपको भी पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं. तो आज मैं जैसे ही मैंने ये बात पूरी स्टार्ट की, मैं सारी बातें कर रहा था कि इन क्लासेस से आप इवॉल्व होंगे. जब आप यूज करेंगे तो आप इवॉल्व होंगे. इवॉल्व होंगे तो ये मैं इवोल्यूशन का बेसिक फंडामेंटल यही है कि एडेप्टेबिलिटी, नेचुरल सिलेक्शन, अलग अलग तरीके से, कभी लेमार्क ने कहा, कभी डार्विन ने कहा, कभी वालेस ने कहा, कभी कुछ और कहा. और अगर आप इसकी एवोल्यूशन की कहानी को अगर आप देखें
तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो फोटो सा बना हुआ है, उस फोटो को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जो वायरसेस होते हैं जो म्यूटेट करते हैं वायरस, ये भी एक थियरी है। म्यूटेशन इज ऑल्सो अ थियरी ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि आपको पता था कि जब कोरोना हमारे यहाँ आया था, तो कोरोना का जो फर्स्ट वेरिएंट था वो तो घातक था, पर सेकंड वेरिएंट जो आया था वो कहीं ज्यादा घातक था। लेकिन थर्ड वेरिएंट, फोर्थ वेरिएंट उतना घातक नहीं था, क्योंकि हम भी इवॉल्व हो गए थे। हमने भी इवॉल्व कर लिया था, अपना सिस्टम, इम्यून सिस्टम इवॉल्व कर लिया था कि हम उनसे लड़ सके। तो उन्होंने हमसे थोड़ा तेज किया था, उन्होंने भी म्यूटेट करके सर्वाइवल, जो सर्वाइव कर गए, जो उनमें से ताकतवर थे वही सर्वाइव कर गए, वही बच गए। तो इसी बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने कहा। उससे पहले लोगों को लगता था, कि नहीं यार, ये तो भाई दुनिया 6000 साल पुरानी है। अपनी थियोलॉजीज में लोग बात करते थे, तो लोग ऐसे ही बोलते थे कि भगवान ने हमको बनाया है, हम हमेशा से थे, हम हमेशा ह्यूमंस हमेशा से थे। पर जब हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की, इवॉल्व एवोल्यूशन थियरी को देखा, हमारे सब कुछ समझने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन वर ऑलवेज देयर। ह्यूमन बहुत कुछ सालों से यहाँ पर है, पर ये अर्थ बहुत करोड़ों सालों से, अरबों सालों से यहाँ पर है, मिलियंस ऑफ ईयर से है यहाँ पर, और उस पर लाइफ धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है। मतलब यू कैन सी मल्टी, कई बार मैं नेटफ्लिक्स डिस्कवरीज पे जब इसके वो देखता हूँ, तो बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे कैसे चेंजेस होते रहे, और कैसे कैसे लाइफ सरवाइव करती गई, और जो सरवाइव करता गया वो आगे बढ़ता रहा और जनरेशन को आगे बढ़ाता रहा। इधर इट इज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इधर इट इज अ केस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपके पास है कि आप अपने अपने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे होते हैं। तो आज हम इस बारे में पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं, थियरी ऑफ एवोल्यूशन की। और थियरी ऑफ एवोल्यूशन में दो बड़े नाम आते हैं, लेमार्क और डार्विन। लेमार्क डार्विन से पहले आए थे। लेमार्क की लगभग मृत्यु के बाद जो है, डार्विन ने अपना वोयाज स्टार्ट किया था, जो उन्होंने, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो वोयाज, वो साउथ अमेरिका में जाकर वो गए थे, बीगल के थ्रू गए थे। और इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे, और इन दो महान साइंटिस्ट के अलावा हम और भी लोगों के कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। और किसकी थ्योरी आज की डेट में, आपको ही पता है, आपने लेमार्क भले ना सुना हो, पर डार्विन सबने सुना होता है कि डार्विन की थ्योरी, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये नेचुरल सिलेक्शन की जो कहानी है, ये हमारे जहन में बसी हुई है, क्योंकि हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ भाई, अगर कहीं पर मुसीबत आई हुई है, वहां पे 50 लोग हैं, भुखमरी है, पर एक बच्चा, वहां एक आदमी जो है वो सिर्फ पत्ते खाकर जी ले रहा है, तो वो बच जाता है। कई हमने स्टोरी सुनते हैं कि कई लोग, सब जहाज कहीं कहीं पर बर्फ में उनका जहाज गिर गया, स्नो में, और वहां पे सब लोग मर गए, पर एक बंदे ने कुछ कुछ करके वहां पर रहना स्टार्ट किया। वो फिट था, उसने छोटी छोटी चीजों से अपने लाइफ को संभाला, और वो बच के निकल गया, सरवाइव कर गया। तो फिटेस्ट सर्वाइवल करता है। ये हमें एक ज्ञान भी देता है, हमें 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 फिट बनाने के लिए हमें कहता है कि यार, अगर तुम लायक नहीं बनोगे तो सरवाइव नहीं कर सकते सोसाइटी में। तो बहुत सारे इसके फॉर्म्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। पर ऑब्वियसली बायोलॉजी इज नॉट कंप्लीटली माई कप ऑफ टी। तो आई ऑलवेज नीड एन एक्सपर्ट कि मेरे साथ हो, ताकि मैं कोई ऐसी टेक्निकली कोई गलत बात ना बोल दूं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पता ही है, निशांत सर हमारे साथ आते हैं बायोलॉजी में। तो आज भी निशांत सर हमारे साथ है, प्लीज सर आए। तो मैं और निशांत सर आज हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बात करने वाले हैं। तो सर क्या है एग्जैक्टली आज हम एवोल्यूशन होता क्या है सर? सर अगर एवोल्यूशन की हम टेक्निकली अगर बात करें, हाँ, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में हम ये बोलेंगे कि जो हमारी इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इनहेरिटेबल का मतलब है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाले कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उन कैरेक्टर्स की जो एक किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा ऐसे नहीं थे और शायद आने वाले सालों में हम ऐसे भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस चल रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस लाएगी, और उसको ज्यादा एकोमोडेट करने के लिए कि जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो आपकी इवोल्यूशन प्रोसेस है। ओके, तो सर का कहने का मतलब है कि स्पीसीज, आई मीन स्लोली 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 ऑल द स्पीसीज आर चेंजिंग द some of the basic properties. Some properties what we have is actually we are leaving them out,
हम छोड़ते जा रहे हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमारी वो स्ट्रेंथन होती जा रही है जो पहले वीक थी। यानी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो खत्म हो रही हैं, और कुछ है जो स्ट्रेंथन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ अडेप्टेबिलिटी टू द नेचर। नेचर जो है उसको अडाप्ट करते हुए धीरे 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 हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, और हमारे अंदर क्या हर स्पीसीज में आते जा रहे हैं, हर स्पीसीज में, और वो आगे 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 बढ़ते, जो अच्छे अच्छे चेंजेस है जिसके कारण वो सर्वाइव कर सकता है नए क्लाइमेट चेंजेस के हिसाब से, वो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फिट रहता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। और जो कुछ चीजें हम छोड़ते भी जा रहे हैं जिनको हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो खत्म हो रहे जाते हैं। तो इनके इसी का नाम इवोल्यूशन है। एवोल्यूशन इसी चीज का नाम है। एवोल्यूशन इसी चीज का नाम है कि हम किसको छोड़ छोड़ के कुछ कुछ चीजों को, नई चीजों को पकड़ रहे हैं। अब पुराने जमाने से अभी तक हम अगर अपने सोशल स्ट्रक्चर को भी देखें तो वो भी इवॉल्व हुआ है। हमें लगा कि यार ये पुरानी सभ्यताओं में हमारे ऐसा कहा जाता था, हम धीरे धीरे करके हम उन चीजों को बदल रहे हैं, और हमें लग रहा है कि नहीं यार, ये नए चेंजेस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो चेंज को एक्सेप्ट करना, जैसे हम अपनी लाइफ टाइम में भी चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो वैसे ही लाइफ भी मल्टीपल जनरेशंस के थ्रू इन चेंजेस को एक्सेप्ट करती है। हम भी करते हैं ना, हम गए भाई, हम कहीं किसी और शहर गए तो वहां के हिसाब से रहने लगे, हम कहीं और किसी और कंट्री में सेटल हो गए तो वहां के हिसाब से रहने लगे। तो हम भी तो चेंज करते हैं अपनी लाइफ टाइम में। जो हम अपनी लाइफ टाइम में छोटे चेंज करते हैं, वो लाइफ भी अपनी मल्टीपल स्पीसीज के दौरान ये चेंजेस को दिखाती रहती है। इसी का नाम एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन के लिए जैसे सर ने ये एग्जांपल, जैसे आपने बताया होमोलोगस ऑर्गन्स, इनका मतलब क्या होता है सर, होमोलोगस ऑर्गन का? सर दो तरीके से हम इसको एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा जो फर्स्ट मैमल, क्योंकि हम लोग मैमल्स में आ रहे हैं जी सर। तो जो फर्स्ट मैमल था, आप यू कैन वंडर सर की जो श्रीव जो होता है वो, मतलब हमारा जो फर्स्ट मैमल है वो श्रीव था। वो जो जिसकी वो चूहे जैसा एक एनिमल छछूंदर जिसको हम बोलते हैं। हाँ। तो वहां से हम इवॉल्व होकर आए हैं। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आते गए उसके हिसाब से हमने अपने आप को चेंज किया। अब जैसे यहाँ पर जो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल हम देते हैं, ये सारे जो मैमल्स हैं, ठीक है, बैट, व्हेल, हाँ, ठीक है, ये सब मतलब मैमल्स में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये उड़ रहा है, तो हमें लगेगा ये तो एक बर्ड होना चाहिए, ये तैर रही है, हमें लगेगा कि ये तो एक मछली का ही कोई एक जायंट फॉर्म होना चाहिए। और ये जंगल में है या हमारे साथ एक कैट की फॉर्म में है, और हम तो हैं ही सही। तो हमें कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता है कि हम इनमें आपस में कहीं रिलेटेड रहे होंगे कभी। एक्सटर्नली नहीं लगता। हाँ, लगता नहीं, लेकिन इंटरनली अगर आप देखें तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैंड सा है या जो भी है वो काफी सिमिलर है। स्ट्रक्चर में सर आप देखेंगे कि ये जैसे ह्यूमरस है, हमारे पास जो यहाँ से है, यहाँ तक ये वाली जो बोन है ये ह्यूमरस है। तो हमारे पास भी ह्यूमरस है, केट में है, वेल में है, इवन बैट में भी ह्यूमरस है। ह्यूमरस के बाद में जो दो बोन आती है यहाँ पर, रेडियस और अल्ना आती है। हाँ, थंब की तरफ है रेडियस और लिटिल फिंगर की तरफ है अल्ना। तो ये जो दो रेडियस अल्ना है हमारे पास में, केट, वेल और बैट, इवन आप यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये भी सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो कार्पल्स आ रहे हैं, येलो कलर में कार्पल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, फिर ग्रीन कलर में मेटाकार्पल्स हैं। हमारे पास भी है केट, वेल, बैट, सबके पास मेटाकार्पल्स है। फैलेंजेस हैं हमारे पास भी है, इन सबके पास भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सभी कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए होंगे, मतलब क्योंकि ये मैमल्स हैं तो इन सबका कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। लेकिन ये एक अलग एनवायरनमेंट में चले गए, ये अलग एनवायरनमेंट में चले गए, तो ये अपने आप को इवॉल्व कर लिया इन्होंने कि भाई हमें तो उड़ना है, तो उड़ने के हिसाब से हो गए। यहाँ इनको लगा कि नहीं हमें तो पानी में रहना है, तो हमें तैरना है, तो फ्लीपर है, वेल का फ्लीपर हो गया, ये बैट का पंख हो गया, और ये हमारे, अब इन सबके फंक्शन अलग हैं। तो जब होमोलोगस ऑर्गन की एक डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गन जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर है, मतलब ओरिजिन सिमिलर है, स्ट्रक्चर नहीं, ओरिजिन अगर ज्यादा बेटर है, तो ओरिजिन अगर इनका सिमिलर है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन है। अब इससे पता लग रहा है कि क्योंकि उस टाइम जब बैट डेवलप हो रही होगी हम में से कोई नहीं था, लेकिन ये प्रूव कर रहा है कि नहीं, आप सबके एंसेस्टर एक ही है।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जैसे सर ने अभी दिखाया कि वेल से लेकर बैट से लेकर वेल से होते हुए कैट से होते ह्यूमन तक, जितने 4 मैमल्स के सर ने एग्जांपल लिए, और उनका जिसको हम आज अपने हैंड कहते हैं, इनके लिए अलग अलग इनके नाम है, पर इनका अगर आप देखें तो इनका जो बेसिक बेसिक कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सेम है, पर उनके साइजेस और उनका यूजेस, साइजेस एंड यूजेस जो है वो अडेप्टेबिलिटी से हिसाब से चेंज हुए। जैसे बैट को उड़ना था तो उसके लिए उसका फॉर्म थोड़ा सा बदला, वेल को स्विम करना था तो उसका फॉर्म अलग बदला, कैट का मूवमेंट 4 लेग्स के थ्रू होता है वैसा उसका फॉर्म बदला, हमारा अलग हाथ का काम है तो हमारे लिए अलग बदला। तो दीज आर द चेंजेस ईयर बाय ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर स्लो प्रोसेस में हुए हैं, लेकिन ये चारों को एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंसेस्टर सेम रहे होंगे। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो कुछ पार्ट इधर की तरफ चला गया होगा, कुछ पार्ट इधर की तरफ चला गया होगा, कुछ पार्ट इधर की तरफ चला गया होगा, कुछ पार्ट इधर की तरफ चला गया होगा। मेन जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा वो वहां से सेम था, पर अलग अलग एनवायरमेंट, अलग अलग चीजों के साथ, जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल भाई कुछ लोग जो हम ह्यूमंस में ही अगर आप देखें तो अलग अलग जगह के लोगों के चेहरों के बनावटें भी अलग अलग तरीके की होती हैं। अलग कुछ सर्दियों में जैसे चाइना साइड में रह रहे हैं या फिर इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, उनकी शक्ल की बनावट जो है उसका कोई रीजन होगा कि भैया मैं उतना डिटेल में तो नहीं समझता, लेकिन हाँ जरूर कोई रीजन होगा कि उनकी बनावट अलग है, हमारी बनावट अलग है। हम सब ह्यूमन है, पर जिस जगह हम हैं उसके हिसाब से हमारे, जैसे कि जो गर्म जगहों पे जो रहते हैं, गर्म जगहों पे जो रह रहे हैं और उनका उनका रंग अलग है, उनका रंग थोड़ा डार्क हो जाता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ आ रहे हैं। जो ठंडी जगहों पे रह रहे हैं उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा वाइटिश है। तो उसका रीजन क्या है? हम है तो ह्यूमन थी, हम सारे, हमें पता है कि अंदर से तो हम बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स से कई सारी चीजें बदलाव आ जाती हैं। तो ये बदलाव धीरे धीरे करके आया। तो एंसेस्टरली सबने कहा कि सब सेम थे, पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनवायरनमेंट में रह के इनके ऑर्गन्स ने, किसी की ह्यूमरस बड़ी हो गई, किसी की ह्यूमरस छोटी हो गई, किसी का रेडियस अल्ना बड़ा हो गया, किसी का बहुत छोटा हो गया, किसी के फेलेंजेस बड़े हो गए, किसी के फेलेंजेस छोटे हो गए, किसी के बहुत लंबे हो गए। सबकी अलग अलग तरीके की चीजें हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। चारों एग्जिस्ट करते हैं, पर चारों के अपने हिसाब से उनमें जहां रहे फंक्शन डिफरेंट, इसलिए इनको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जो कि दिखने में मतलब जेनेटिकली एक जैसे स्टार्ट हुए, स्ट्रक्चर वाइज स्टार्टिंग में सेम थे, पर बाद में यूजेस के हिसाब से अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट हुए। बहुत बढ़िया सर। और क्या एग्जांपल हमने लिया ये होमोलोगस ऑर्गन का? दूसरा एग्जांपल क्या है? प्लांट्स में भी होमोलॉजी दिखता है जी। यहाँ पर ये बोगनविलिया है, बोगनविलिया और कुकुरबिटा, ये दो अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट प्लांट्स हैं जी। बोगनविलिया तो आपने शायद रोड डिवाइडर पे वो जो अलग अलग रेड पत्तियों जैसे होते हैं। अब उसमें जो यहाँ पर आपको मिलेगा सर थॉर्न, ये हमारे लिए थॉर्न है। तो बोगनविलिया में जो ओरिजिन हो रहा है वो थॉर्न की फॉर्म में हो रहा है, और यहाँ पर जो कुकुरबिटा है, कुकुरबिटा में जो थॉर्न की जगह होना चाहिए वहां टेंड्रिल बन गया। तो टेंड्रिल का जो फंक्शन है, टेंड्रिल का फंक्शन है इसको सपोर्ट करना, इसको ऊपर की तरफ पकड़ना ताकि ये ऊपर चढ़ सके। तो क्लाइंबिंग में क्लाइंबर कर रहा है ये। और जो यहाँ पर जो थॉर्न बने ये उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये बीच में कहीं पर भी उग रहा है तो कोई जंगली जानवर इसको खाएगा नहीं, तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर थॉर्न डेवलप हो गया और ये टेंड्रिल की फॉर्म बन गया, यानी कि सपोर्ट के लिए हो गया। अब इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग, लेकिन दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों लीफ बेस से निकल कर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि होमोलॉजी है वो एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी शो करते हैं। मतलब प्लांट्स में क्या सर ने बढ़िया एग्जांपल दिया, लीफ बेस पर उनके यहाँ कुछ एक्सटेंशन सा निकल रहा है, उस एक्सटेंशन को कहीं पे वो थॉर्न जैसा काम कर रहा है, यानी कि वो कांटे जैसा बन गया है ताकि वो सरवाइव कर सके, क्योंकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई जानवर ना चढ़ जाए, कुछ परेशान ना करे, तो वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए उसने कांटे बना लिए। और इसको कहा कि मुझे तो भैया चढ़ना है, ऊपर चढ़ने का मन कर रहा है, मुझे क्लाइंब करना है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हैंड जैसी चीज चाहिए थी, तो उसने अपने इन्हीं थॉर्न्स की जगह इसने थॉर्न ना बना के टेंड्रिल्स बना लिए। तो एक जगह थॉर्न है, एक जगह टेंड्रिल है, तो अल्टीमेटली कांटे और टेंड्रिल दोनों ही जो है वो हमारे
बेस ऑफ द लीफ से ही बन निकले हुए हैं, पर दोनों अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए क्योंकि उनका अलग अलग काम था। तो ये इस तरह को, इससे हम समझ सकते हैं कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो डेफिनेटली सेम रहा होगा। यही चीज जो अभी हमने वेल कैट और उसमें देखी, वही चीज हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कि हाँ यार, दिखने में तो बिल्कुल वैसी चीज है, पर इसका सख्त होके कांटा बन गया है और इसका ये टेंड्रिल बन गया है जो टेंड्रिल उसको सपोर्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। ये तो हो गया होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि ये हो गया कि स्ट्रक्चरल ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए वो डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि सर कि अलग अलग हो पर फंक्शन सेम हो? हाँ, इसका जस्ट अपोजिट भी, इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। हाँ, ये एनालोगस ऑर्गन। अच्छा, उनको होमोलोगस कहते हैं, इनको एनालोगस कहते हैं। एनालोगस, ठीक है। तो एनालोगस ऑर्गन में इनके फंक्शन सेम है। ये इंसेक्ट का विंग है और ये बर्ड का विंग है। अब दोनों का काम एक ही है, फ्लाइंग में काम आ रहे हैं दोनों, लेकिन अगर हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो इन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक तो केवल एक काइटिन का एक पेपरी बना होता है, इसके अंदर बोन्स वगैरह सब, मतलब ये इसका फॉल लिम्ब फुल्ली डेवलप्ड फॉल लिम्ब है, जिसका बोन्स वगैरह फेदर सब आएगा। और ये केवल एक पेपरी काइटिन का बना हुआ है, लेकिन फंक्शन दोनों सेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट, होमोलोगस ऑर्गन्स में स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ फंक्शन सेम है और स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट हो गए। बहुत ही बड़े। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, मैं इस चीज को ऐसे भी समझ सकता हूं कि जब स्पीसीज जनरेट हो रही होंगी, बन रही होंगी, तो ये इस तरह के दो जगह इवॉल्व हुआ, दो जगह सिस्टम बना। इन इंसेक्ट्स में भी कुछ को उड़ना था, तो उन्होंने धीरे धीरे करके उनका भी इंसेक्ट में जो उनके जो उनका होमोलॉगस रहा होगा, उससे उन्होंने बना लिए होंगे अपने पर, जिनमें ताकत नहीं आई, इन्होंने अपने हाथ वाले पार्ट से इन्होंने अपने पर बना लिए, तो वैसा हो गया। मतलब मुद्दा ये है कि अलग अलग मल्टीपल स्पीसीज भी डेवलप कर रही थी जिनके फंक्शन सेम थे, पर उनका एंसेस्टर सेम नहीं है। इसका मतलब इतना कह सकते हैं कि इंसेक्ट और इस बर्ड का एंसेस्टर सेम नहीं है, अलग है। हाँ। बस इनका एनवायरनमेंट एक हो गया, एनवायरनमेंट एक हो गया। बहुत बढ़िया बात है। कई बार एनवायरनमेंट सेम होने से एंसेस्टर लगते हैं, फिर भी हम दोनों लगते हैं दोनों उड़ रहे हैं या दोनों एक ही जैसी कैटेगरी में। और कई बार क्या होता है कि ये तो बिल्कुल अलग है यार, वेल कहाँ और आदमी कहाँ, कहाँ मैच कराओगे वेल और आदमी का, बैट और आदमी कहाँ मैच कराओगे? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट अलग हो गया, तो हम अलग दिख रहे हैं, हम अलग काम कर रहे हैं, पर फंडामेंटली हम स्ट्रक्चरली सेम बिहेव कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और इसी तरीके से सर एनालोगस ऑर्गन प्लांट्स में भी मिल रहे हैं हमारे को। जैसे अब ये पोटैटो है, ये स्वीट पोटैटो है। तो पोटैटो के अंदर जो आप देख रहे हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इसका स्टेम पार्ट है, मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है। और ये रूट है, और ये रूट है, ये मॉडिफाइड रूट हो गई। तो ये जो स्टेम है, स्टेम भी एक ही काम कर रहा है कि इसका फूड का स्टोरेज कर रहा है। तो स्टोरेज ऑफ फूड करके ये स्टेम बन गया। और ये भी वही है, रूट है, इसका भी काम वही है, ये भी फूड कलेक्ट करेगी, फूड स्टोर करके और रूट बन जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों भले ही अलग अलग पार्ट्स है। हाँ। ये स्टेम है, इसको हम ट्यूबर बोलते हैं, तो ये रूट है, ये स्टेम है, लेकिन काम दोनों का सेम हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड। इसलिए ये दोनों फूल जाते हैं। और ये हमारे प्लांट्स में एनालोगस, जैसे उधर बोगनविलिया और कुकुरबिटा था, हाँ। होमोलोगस में जा रहा था, हाँ। ये यहाँ पर एनालोगस ऑर्गन की कहानी। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारे पास अब आगे, जैसे ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आपने समझाई मुझे, कि आपने कहा कि अगर हम बेसिक लेवल पे फिश, जाऊं या टॉर्टवाइज या चिकन या पिग या काऊ या रैबिट या ह्यूमन में अगर हम देखें, तो स्टार्ट जब हो रहा होता है, जब हमारी लाइफ, हम जब स्टार्ट जाइगोट के से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस समय हम सब दिखने में एक ही जैसे हैं। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये फिश है कि ये जो है, ये सबकी फर्स्ट स्टेज हम बोल सकते हैं लाइफ तो की। हाँ, अब ये फिश है, मतलब ये पीसीज को बिलोंग कर रही है, क्लास पीसीज हो गई, ये फिर सैलामेंडर है, टोर्टोइज है, ये रेप्टाइल्स में आ गए, ये तीनों रेप्टाइल में आ गए। पीसीज हो गई, फिर रेप्टाइल हो गई, फिर उसके बाद में ये मैमल्स में आ गए। हाँ। तो ये चिकन बर्ड का हो गया। हाँ। अगर हम इनकी इनिशियल स्टेज देखें, एम्ब्रियोनिक की इनिशियल स्टेज, तो सब इक्वल आपको बिल्कुल सिमिलर सा दिख रहा है। मतलब अगर इनको रख दें तो एकदम से हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि आप इसका ह्यूमन का एम्ब्रियो देख रहे हैं या फिश का एम्ब्रियो देख रहे हैं। तो ये सभी एक जैसी स्टेजेस पे, मतलब इनिशियल स्टेज सबकी बिल्कुल कॉमन सी रहती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट होता जाता है, तो फिर वो लास्ट में आते आते अपने ओरिजिनल शेप ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब ये बता रहा है कि इन सब के भी कॉमन एंसेस्टर थे, यानी कि ये सब कॉर्डेट्स हैं, इनके सबके पास पहले नोटोकॉर्ड रही होगी। अच्छा। तो जैसे अब नोटोकॉर्ड इनमें थी, हमारे पास भी नोटोकॉर्ड, मतलब नॉट ओनली मैमल्स, इवन द बर्ड्स एंड स्पाइसेस भी जो हैं
वो भी उनके भी कॉमन वो उनका भी कॉमन एंसेस्टर था, बहुत बढ़िया। वो कोर्डेटा में आते हैं। तो कोर्डेटास ये सारे जो हैं ये सारे कोर्डेट्स को बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा मतलब उससे मैमल्स तो केवल एक अपना था जिसमें हमने वेल वेट वाला पूरा, जी अब जी, पूरा उसका ब्रॉड लेवल पे ले जाएं वहां तो पर यहाँ स्पीसीज से लेके और मैमल्स, तो इन सबका कॉमन एंसेस्टर हो गया कोर्डेट्स। बहुत तो इन बढ़िया। सबके पास में सेम कैरेक्टर्स आते हैं, इवन इनके सबके पास में गिल्स हैं, जैसे अच्छा, हमारे। ह्यूमंस में भी गिल्स हाँ, होते जब हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है गिल स्लिट्स होते हैं, अच्छा, फिर वो बाद में हमारे तो वैसे खत्म हो जाता है और फिशेस के अंदर वो डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे पास भी, हमारा भी जो जब जनरेट होता है बच्चा, तो वो भी तो पूरी तरह से पानी में ही एक तरह का बिल्कुल। सरवाइव कर रहा होता है, तो गिल्स, पानी में तो गिल्स उसके पास होते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये अब हम आते हैं, अब हम उन साइंटिस्ट के बारे में बात करने आए हैं जिनके बारे में हमने, ये हमारा टाइटल था लैमार्क एंड डार्विन। तो सबसे पहला मतलब जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ बात की इवॉल्व की होगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा से हम थे या नहीं थे, ये चीजें कैसी हैं। तो लेमार्क ने जैसे बोला, लेमार्क का कहने का सिर्फ फंडामेंटल बात इतनी थी कि अगर मान लीजिए कि हम लोग सिर्फ राइट हैंड इस्तेमाल करते रहें, लेफ्ट हैंड बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और ऐसा करते करते मेरे आने वाली 5,550 पीढ़ियां जो भी है सब यही करेगी, लेफ्ट हैंड जेब में ही रखे और राइट हैंड इस्तेमाल करती रहे, राइट हैंड इस्तेमाल करती रहे, तो हो सकता है कि आगे जाने वालों के लेफ्ट हैंड जो है वो मूव ही ना करें। ऐसा ही लेमार्क का कहना था ये शायद। वो ये कह रहे थे, मतलब उनका जो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अच्छा। तो वो ये कहते हैं कि जो ऑर्गन आप ज्यादा यूज करोगे वो आपके डेवलप होते जाएंगे, हम्म और जो ऑर्गन्स आप यूज नहीं करोगे वो धीरे धीरे पहले वेस्टिजियल होंगे और एक टाइम पे वो गायब हो जाएंगे। तो जैसे इससे मतलब कुछ इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर नेक्टिन एक्टिंग मेम्ब्रेन है, अच्छा, जो यहाँ कॉर्नर्स पर होती है। ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि हम भी पहले एक्वेटिक रहे होंगे, या हमें पानी में खाने के लिए हमें पानी में जाना था। तो अच्छा। अब अगर हम ये आईलिड्स बंद कर लेंगे तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। तो वो ये मानते थे कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे पूरी फोल्ड होती है, मतलब ऐसे यूं फैल जाती ओपन होगी। होकर आपको एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बन जाती थी, क्योंकि जैसे अभी हम थोड़े टाइम पानी में रहेंगे तो आंखें लाल हो जाती है, और अगर हमें वहां पर पानी में जाकर अपना फूड सर्च करना था तो वो ये मानते थे कि ऐसे यूं करेंगे फैल जाएगी, आप पानी से बाहर आओ, वापिस यहाँ पर आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि आप दोनों एनवायरनमेंट में इजीली रह इजिली सको। सर्वाइव कर सकते। लेकिन अब क्योंकि हमने पानी में जाना बंद कर दिया, इतने टाइम तक हम पानी में जाते नहीं है, तब वो यहाँ पर ही फिक्स हो गया, वो यूज ही नहीं आ रही हमारी। इसी तरीके से हमारे पास में थर्ड मोलर टीथ था। अच्छा, थर्ड मोलर थर्ड टीथ। मोलर जो अभी है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 32 दांत है, हाँ। तो अभी आप देखें बहुत सारे लोगों के, इवन मेरे 28 दांत है, अच्छा। 32 आए नहीं है। तो 29, 30, 31, 32 जो थर्ड मोलर है, मतलब दो मोलर तो सबके हैं, जो थर्ड मोलर है वो एक्स्ट्रा विजडम टूथ जिसे। विजडम टूथ जिसको हम बोलते हैं, हम्म तो वो ऐसा माना जाता है कि पहले हमें क्या कच्चा ज्यादा चबाना होता था, जो भी हम खा रहे हैं कच्चा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास में 32 टीथ्स हुआ करते थे, ताकि अच्छे से हम उसको चीव कर लें, चबा सकें। अब हुआ ये कि हमने सब चीजें सॉफ्ट कर लिया, आग पे पकाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद से हमारे को इतना चबाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो है ये भी अब ऐसा मान रहे हैं कि छोटा हो रहा है, ताकि मतलब वो 28 दांतों के हिसाब से अकोमोडेट हो रहा है। आपने देखा होगा कई लोगों को विजडम टीथ निकलता है, प्रॉब्लम करता है, डॉक्टर बोलता है भाई आपको इसे निकलवाना ही पड़ेगा। जी जी। आपके पास वो अब इतनी बची नहीं है स्पेस कि आप उसमें वो 4 एक्स्ट्रा टीथ्स को, मोलर टीथ्स को आप उसमें लगा सको। तो ये भी एक तरीके से धीरे धीरे वेस्टिजियल हो रहा है। हो सकता है कि आने वाली जो जनरेशन से वो बोलेंगे कितने टीथ्स होते हैं, तो 28 पर ही आ जाए वो वापस। अच्छा। इसी तरीके से बॉडी हेयर्स हैं। हाँ। अब पहले के हम कपड़े नहीं पहनते थे तो पूरी बॉडी पे हेयर्स हमें जरूरत अब वो था, धीरे कम अब हो वो रहा है। कपड़े पहन लिए तो वो बॉडी हेयर्स की भी अब हमें जरूरत नहीं है। तो हेयर कम होना एक इवॉल्व होने इवोल्यूशन की निशानी है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मेरे हेयर नहीं थे बिकॉज आई एम लिटरली मोर इवॉल्व देन यू गाइस। आप देखिए तो राम भगवान की भी दाढ़ी मूछ नहीं है, किसी भी फोटो में आपने दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी, बिल्कुल सही क्योंकि बात। हमारे से बहुत ज्यादा एडवांस फॉर्म में थे, क्योंकि आप मतलब वो बोलते हैं 14 साल वनवास में काट के आए, तो उनके कहाँ क्या वो लाइन बार बार थोड़ी लेकर गए थे साथ में। तो एक तरीके से मैं मान सकते हैं कि बाल कम होना वो एक एवोल्यूशन का, एक पॉजिटिव एवोल्यूशन का है। और जैसे अभी जो हमने एक एक्स्ट्रा पोलाइट किया अपने कैरेक्टर्स को, तो उसमें हमने होमो फ्यूचुरलिस का लिया है। जब हम लोग क्या है ये? हमारी होमो सेपियंस चल रहा है अभी हाँ स्टेज, हाँ हाँ। अच्छा। हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट जो ह्यूमन आएगा हाँ। वो होमो फ्यूचुरलिस आएगा। क्या है उस, तो ये बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने कहा है कि उसका सिर बड़ा हो जाएगा।
अच्छा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा यूज क्या करेंगे, ब्रेन। बाकी चीजें तो आपके आई के मूवमेंट से ही आप जैसे अभी थोड़े टाइम में आने वाले बहुत ही बढ़िया। फोन जो आई में आई मूवमेंट से चल जाएगा। हाँ। तो आप अपना बस सबसे ज्यादा ब्रेन यूज करेंगे तो ब्रेन सबसे बड़ा होने वाला है, और बाल ब्रेन से भी उड़ जाने वाले हैं। मतलब ये पूरा सिर साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बालों की जरूरत ही नहीं रहेगी उस टाइम तक। हम अपने आप को इस एनवायरनमेंट में रख लेंगे, मतलब सब जगह इतना, मतलब ये कंडीशनर वगैरह सब इतना कॉमन हो जाएगा, फिर बालों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उसका इंटेलिजेंशियल लेवल बहुत हाई होगा, और उसका सिर बड़ा होगा, बाल गायब हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से उन्होंने एक जो कंप्यूटराइज पैटर्न से निकाला है, तो होमो फ्यूचुरलिस करके उसको नाम दिया तो उन्होंने। यानी आप अभी भी आप ये मत सोचिए कि आप सबसे ज्यादा इवॉल्व हैं, होमो सेपियंस खत्म होने वाले हैं एंड अब आने वाले फ्यूचुरलिस। होमो फ्यूचरलिस्ट जो आने वाले हैं, जो कि हमारे भी आगे इवॉल्व पैटर्न होगा। मतलब उनके सर बड़े होंगे, काफी कुछ मुझसे मिलते जुलते होंगे, सर बड़े बाल नहीं होंगे और इंटेलिजेंट होंगे, यानी कि मेरी ही बात हो रही है शायद। बिल्कुल। तो इसी लेमार्क ने भी यही सारी बात हाँ, कही ये है। यही सब है। जैसे अभी अगर हम इसी वेस्टिजियल ऑर्गन में और आगे चलें, हाँ तो जैसे मेल्स में निपल्स, हाँ, मतलब मेल्स में ब्रेस्ट का कोई काम ही नहीं, क्योंकि जो ठीक भी है, सारा काम है फीमेल कर रही है। ठीक तो है। मेल्स में जो निप्पल है वो भी एक तरीके से वेस्टिजियल ही अच्छा, हैं, हाँ लेकिन वो यूजलेस हैं। तो हाँ। वेस्टिजियल में आ गया। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं तो अपेंडिक्स आ गई है। हम्म तो अपेंडिक्स भी जो है, हम ये मानते हैं कि वो सेलुलोज के डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया उसमें होते थे। अब हमने घास खाना बंद कर दिया डायरेक्टली, घास तो वैसे सभी खा रहे हैं क्योंकि राइस एंड हाँ, बिल्कुल मोर बिल्कुल। ग्रासेस। तो अब उस फॉर्म में घास खाना बंद कर दिया, तब उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो अब वो श्रिंक हो गई, छोटी हो गई। अब कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन वगैरह होता है तो डॉक्टर उसको निकाल देता है, उसके बिना भी हम लोग रह लेते हैं। रह सकते। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन से एक टेल है। अब पहले जब हमें चार पैर पे चलना होता था तो हमारे को टेल क्या बैलेंसिंग का काम करती थी, बहुत और बढ़िया। उसके अलावा जैसे कोई मक्खी मच्छर आ गया तो उसको उसको हटाने के काम, हटाने का काम आती थी। अब हमने खड़े होकर चलना। खड़े होकर चलना शुरू कर दिया तो हमारे को टेल की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से हमने उसको एकदम, जो वहां पर पहले 4 बॉन्ड थी, अब वो सारी करके एक ही सिंगल बॉन्ड में हमने कन्वर्ट कर दी है। और अब उसके बिना भी हम आराम से खड़े होकर चल सकते हैं, क्योंकि हमने बैलेंसिंग करना ब्रेन से कर दिया। आप देखें कई बार कोई बंदर जो होता है, मान लो एक्सीडेंटली उसकी पूंछ कट जाती है, उसमें इतना प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पाता है। अच्छा, वो जब छलांग मारता है कई बार वो गिर जाता है, क्योंकि बहुत उसकी बैलेंसिंग जो थी वो टेल पार्ट से हो रही थी, और वही उसकी कट गई। और हमारे को बैलेंसिंग के लिए पूंछ की अब जरूरत है नहीं। नहीं, तो इस तरीके से मतलब कुछ ऑर्गन जिनको हमने यूज किया वो ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, और जो ऑर्गन हम यूज नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे गायब। इंटरनली भी काफी वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे सर हमारे अंदर। जैसे अपेंडिक्स इंटरनली, अपेंडिक्स आपने बताया, और भी है। थर्ड मोलर हो गया, थर्ड मोल, टेल हो गई, हाँ, टॉक्सिजियल बोन्स हैं, वो भी अब एक तरीके से वेस्टिजियल में। वेस्टिजियल ऑर्गन्स बिल्कुल में। है। तो बच्चों, मतलब हम भी धीरे धीरे हमारे शरीर में भी अभी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो हमें पता है, आपने भी पढ़ रखे होंगे, इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स से हमें पता चलता है कि हम पहले ये सब रखते थे। पहले हमारी पूंछ हुआ करती थी, पहले हमारे शरीर पे पूरे बाल हुआ करते थे, और पहले हमारे अंदर अपेंडिक्स भी जो थी वो बची हुई वो थी। उसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन की सर ने बात की कि हम पानी में जाएं तो आई को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन आ जाती थी, वो मेम्ब्रेन हट गई। ये बढ़िया चीज थी, ये होनी चाहिए थी। आज भी स्विमिंग करने में बहुत आसानी हो जाती अगर वो मेम्ब्रेन होती। तो लेमार्क ने एग्जैक्टली कहा हाँ, क्या सर, ये क्या उन्होंने जिराफ जिराफ का का एग्जांपल ही एग्जाम्पल, मिलता है? हाँ यस बिल्कुल, जिराफ का एग्जाम्पल उन्होंने सबसे पहले दिया था कि अगर कोई एनिमल किसी ऑर्गन को सबसे ज्यादा यूज कर रहा है सर। तो उसको कैसे बेनिफिट हो रहा है। तो ये मानते हैं, उन्होंने ये बोला कि जिराफ जो है पहले एक बकरी जैसा छोटा सा एनिमल रहा होगा। अब अच्छा। उसने अपने आसपास का सारा जो भी ग्रासेस थी वो सारी उसने खा ली, खत्म हो गई। हम्म अब उसको उठना पड़ा, क्योंकि उसको बुशेज वगैरह थोड़े हाइट पे जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स उसको खानी थी। तो उसने बार बार अपनी नेक और फोर लिम्स को ज्यादा यूज किया। तो जितना उसने इन ऑर्गन्स को यूज किया, वैसे वैसे वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में आगे डेवलप होते गए। और आप देखेंगे कि उसकी जो नेक और फोर लिम्ब है वो सबसे, अभी जो मॉडर्न जिराफ है वो जो इसकी इनिशियल स्टेज थी उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम जिराफ में यूज वाला बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर उसने यूज किया, इन ऑर्गन्स को यूज किया, इसलिए धीरे 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 करके डेवलप हो गए, और आज का मॉडर्न जिराफ। और जहां तक मैं, अगर इसी एग्जाम्पल से हम वैसे आगे बात करेंगे, डार्विन की बात की जाए, तो डार्विन का कहना था कि जिराफ दोनों तरह के थे, छोटे बड़े दोनों तरह थे। जो वहां पे घास खत्म हुई वो भी कह रहे हैं, पर मैं जहां तक समझता हूं सर, बड़े वाले सरवाइव करते गए तो उनसे होने वाले बच्चे बचते गए, छोटे वाले मरते गए तो उनके वाले वंशज खत्म होते गए। नेचुरल सिलेक्शन। तो यही सेम एग्जाम्पल में अगर मैं डार्विन को लेके आऊं, तो डार्विन ने कहा कि दोनों ही कोएग्जिस्ट करते थे, मतलब छोटे जिराफ भी थे, कुछ एक बड़े भी थे। बिल्कुल।
बड़े वाले सरवाइव कर गए, छोटे वाले मर गए। जैसे सेम बात है कि मोर जो है, जैसे कि हम पीकॉक की बात की जाए तो पीकॉक जो है वो धीरे धीरे और सुंदर होते गए। उसका रीजन ये था कि पीकॉक की सुंदरता रिप्रोडक्शन के लिए अट्रैक्ट करने के काम करने आती थी। जब वो अट्रैक्ट करते थे तो वो जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वही उन्हीं के वंशज आगे बढ़ रहे हो। जो थोड़े से बदसूरत थे वो धीरे धीरे और खत्म होते जा रहे होंगे। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, उन्होंने कहा कि थे तो पहले दोनों ही, मतलब आपके स्टार्ट का ऑफ द, उन्होंने कहा कि दोनों तरह के, जहां तक मैं समझ रहा हूं, प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा, कि डार्विन के हिसाब से दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब अलग अलग तरीके के, यानी कि लंबा और छोटा दोनों तरह के जिराफ थे। धीरे धीरे ऑब्वियसली ये वाला प्रोसेस भी हुआ होगा कि और इनहेंस हुई होगी प्रॉपर्टीज, ये तो हुई होगी अनडाउटेडली। पर उन्होंने कहा कि उस समय छोटे और कुछ की गर्दन बड़ी हो गई, तो जिनकी बड़ी हो गई उन्हीं के वंशज बढ़ते गए, वही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वही लोग सरवाइव कर रहे थे। यही है क्या सर मेनली आंसर, कि और कुछ कहना चाहता था? नहीं, मतलब जो डार्विन था ना, वो जिराफ वाले एग्जाम्पल को, मतलब उसको उन्होंने इतना लाइटली लिया कि उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा बोला ही नहीं। वो उसको फिंचेस में ले गए थे, जिसके ऊपर मैं नहीं, बता वही मैं विंचेस हाँ। वाली बात है। मैं चाहता था कि अगर मुझे कभी कंपेयर करना है दो चीजें, तो मैं सेम लेवल पे आके कंपेयर करूं। तो अगर मैं डार्विन होता हाँ। और मैं डार्विन को कहा जाता कि आप मुझे बताइए कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है, तो डार्विन कहते कि उस समय भी ये चारों बंदे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, छोटा वाला भी, उनमें से अचानक से कोई लंबा वाला था। नेचर ने उसी का सिलेक्शन किया जो, और जब उस समय घास थी नहीं, पेड़ से खाना था, तो ये तो अपना खाता रहा। तो इस तरह के एक दो चार और थे, वो भी खाते रहे। उन्होंने फिर बच्चे पैदा किए, तो उनके बच्चे भी लंबे होने लगे, तो वो छोटे वाले बच्चे के मरते गए और ये बड़े बच गए। शायद अगर मैं जिराफ की कहानी को इससे जोड़ूं तो ये ऐसे ही समझाने की कोशिश की जाएगी। या पिकॉक वाली कहानी जो मैंने समझाई, वही सेम कहानी। बहुत बढ़िया। ये क्या है सर, रैबिट पिन्ना क्या है? रैबिट में जो पिन्ना है इसके, हाँ, ये आपने देखा, रैबिट अपने पिन्ना को एकदम बहुत जोर जोर से हिलाता रहता है। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जो ऑर्गन हम ज्यादा यूज कर रहे हैं उसकी शेप और साइज बढ़ती जा रही है। मतलब हमारे पास भी यहाँ पर पिन्ना में मसल्स थी कभी, तो आप देखेंगे हमारे अलावा जितने भी मैमल्स हैं सब अपने कान हिला सकते हैं। हाँ, और हमने हिलाना बंद कर दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास में बाइपिडल लोकोमोशन आ गया। हाँ, अब अगर हमें कोई आवाज देते हैं हम तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं। हाँ, अब गाय एक लंबा सा बहुत बड़े, अब उसको अगर कोई पीछे से आवाज लगाएगा तो उसको पूरा घूमने में काफी एनर्जी वेस्ट होगा। तो उसने केवल अपने कान ऐसे घुमाकर वो पूरी पीछे सुन लेती है, भाई मेरे काम की चीज है तो मैं मुड़ू भी से जाऊं, नहीं तो अपने रास्ते चलते रहूं। तो ऐसी ये हमारे अलावा मोस्टली जो मैमल्स हैं वो सब अपने कान हिला लेते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कान को ज्यादा यूज किया, इस वजह से उसके पिन्ना लंबे होते गए, बड़े हो गए, बहुत बड़े, ताकि वो मूवमेंट अपना। हमारे में भी हम अभी भी कई बार कई लोग जैसे आमिर खान अपने कान हिला लेते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत ही हो पाता है। हाँ, इतने डेवलप नहीं है पाएंगे, इतने नहीं हो पाएंगे। पर मुद्दा ये है कि हमने इनको यूज करना, क्योंकि हमारे पास दूसरे बहुत सारे कंट्रोल थे, हमारे पास इजी था हमारे लिए किसी की बात सुनने के लिए। हम आसानी से जा सकते हैं, हम आसानी से आ सकते हैं, हम मुड़ सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो हमारे लिए हमने कहा कि कान को हिलाने की जरूरत नहीं, कान को वहीं रखो भैया। तो इनको कान के हिलाने की ज्यादा जरूरत थी, इनका मूवमेंट ज्यादा मुश्किल था, बात सुनने के लिए, समझने के लिए, आभास करने के लिए, कोई इनको पर अटैक कर रहा है कहीं ये प्रे ना बन जाए, तो इनके कान चौकन्ने रहते थे। तो मूवमेंट कान का, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है, चेक करता रहना पड़ रहा था। हम इतने डर में नहीं जी रहे थे, तो हमें नहीं चेक करना पड़ता कि कहां से आवाज आ रही, कहां से आ रही है। हमें पता है कि इतनी खतरे की बात नहीं है। तो इनके कान जो है वो और इवॉल्व करते गए, और हमारे कान जो है वो, जो हम हिला लेते थे कान, वो भी हिलाना हमने बंद कर दिया। आई होप ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एवोल्यूशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, जो हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि यार, अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे तो आप भी, आपका दिमाग अपने आप अच्छा चलने लगेगा। ये हम अपनी लाइफ टाइम में देख सकते हैं कि जो बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं, अच्छे से पढ़ते रहते हैं, उनका रिटेंशन लेवल भी बढ़ जाता है। जिनको मक्कारी छाई रहती है उनको और भी याद नहीं होता है। जैसे कि अगर सेम होमवर्क दिया जाता है, कई बार होता है ऐसा, सेम होमवर्क देते हैं, एक बच्चा कहता है सर बहुत कम काम हो रहा है, और काम चाहिए, कह रहा है सर मैं कैसे सर्वाइव करूं, इतना सारा काम हो रहा है। तो सेम ही चीज का, तो उसका मतलब है कि कैसे कैसे उसने, उसके ये सारी बातें इस बात पे भी डिपेंड करती है कि बचपन से उसने कैसे पढ़ाई करने का तरीका अपनाया था। तो इस तरह से भी ये बहुत छोटे एवोल्यूशन की जर्नी में इसकी कोई औकात नहीं है। बट हाँ, ये छोटे छोटे चेंजेस भी हम देख सकते हैं कि इवॉल्व करने का क्या मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं सर, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
सर, ये क्या एग्जांपल हमने स्नेक लिया? का एग्जांपल दिया था डार्विन ने, लेमार्क ने ही बोला था। हाँ। और वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने वो एग्जांपल दिया था ऑर्गन ऑफ यूज। तो जो ऑर्गन उन्होंने यूज किया, जिराफ में गर्दन और फोरलिम्स यूज हुए, वो डेवलप हो गए। फिर उन्होंने जो डिसयूज था उसका भी एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि जो स्नेक है, स्नेक के पास भी, क्योंकि स्नेक रेप्टाइल है, जी। तो रेप्टाइल में रिजार्ड्स भी आ रही हैं, क्रोकोडाइल्स भी आ रही हैं, सबके हाथ पैर हैं। तो फिर स्नेक के कहाँ गए? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि इसको बिल में जाना रहता था, तो उसकी वजह से इसको पैरों से प्रॉब्लम आती थी, अटक जाता था, फंस जाता था। तो उसने धीरे धीरे करके अपने पैरों को यूज करना ही बंद कर दिया। तो जब पैर यूज ही नहीं हुए तो धीरे धीरे करके वो कुछ जनरेशन में गायब हो गए होंगे, ऐसा उन्होंने इसका एक एविडेंस करके दिया। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर इसके पास में ये पैल्विक गर्डल है। अब पैल्विक गर्डल क्या है? पैल्विक गर्डल, ये पैल्विक गर्डल जहां से हमारे फीमर्स लेग निकलते हैं, लेग निकलेंगी। ठीक तो है। गर्डल जैसे यहाँ पर भी हमारे पास पेक्टोरल गर्डल है, यहाँ से हम फोरलिम निकाल रहे हैं, और पैल्विक गर्डल है जिससे हम हिंडलिम निकाल रहे हैं। बहुत बड़े। तो गर्डल्स इसमें हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसके पास में कभी पैर भी रहे होंगे, लेकिन उसने इन ऑर्गन्स को यूज नहीं किया, तो इस वजह से उसके पैर गायब हो गए। लग तो, क्योंकि सर जैसे अभी तक हमने एग्जांपल वेस्टिजियल ऑर्गन्स अपने अंदर पढ़े, या फिर हमें लेमार्क की जो थ्योरी लग रही है, लग तो कभी प्रोमिनेटिंग रही है, प्रोमिनेंट थ्योरी लग रही है, क्योंकि इसकी बात में तो दम लग रहा है कि जिसका यूज नहीं किया वो धीरे करके। हाँ, मुझे नहीं पता कि टाइमलाइन कितनी बड़ी है, टाइमलाइन कितनी बड़ी है, ये एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। हो सकता है कि टाइमलाइन बहुत ज्यादा हो सकता है कि ऐसा हो कि स्नेक के पैर जब रहे हों और स्नेक के पैर जब गायब हुए हों, उसमें लाखों साल लग गए हों, मुझे नहीं पता, उस टाइमलाइन के बारे में मुझे नहीं पता, पर हाँ ये फिजिबल है। तो लोगों ने लेमार्क, डार्विन, यंग लेमार्क ने काफी बूढ़े, जब थ्योरी आई थी उस समय उनको कम वैल्यू दी जा रही थी, क्योंकि उस समय पहली बार थ्योरी आई थी ना कि एवोल्यूशन की थ्योरी देने वाला आदमी लेमार्क काइंड ऑफ पहले ही आदमी हुआ करते थे। थ्योरी तो काफी सुंदर मुझे प्रोमिनेंट लग रही है, काफी कन्विंसिंग भी लग रही है, पर लेमार्क की थ्योरी को आज इतना नहीं जाना जाता जितना डार्विन की थ्योरी को जाना जाता है, क्योंकि इसके क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ लेमार्क का। क्योंकि सब लोगों ने, मतलब पहली बार था कुछ ऐसा एवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल, तो शायद सब लोग इसके पीछे पड़ गए, बहुत ही बढ़िया, तुमने ये क्या दे दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से, मेरे को ये लगता है कि शायद ये अहेड ऑफ टाइम थे। लेमार्क ने जो अपनी बात कही थी, बात में मुझे अभी तक तो ऐसी कोई भी बात नहीं लगी कि जो थ्योरी के हिसाब से गलत है। आज के डेट में हम शायद लेमार्क को इज्जत देते भी हैं, लेमार्क की बात को समझते। वेजिटेरियल ऑर्गन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ, लेमार्क की थ्योरी के हिसाब से ये बात हो रही है, पर आज हम डार्विन की थ्योरी की ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि लेमार्क को क्रिटिसिज्म बहुत मिला। कई सारे क्रिटिसिज्म मॉडर्न टाइम में भी लेमार्क को मिले, उसके भी एग्जांपल्स हम देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म मिले, क्या क्या चीजें हैं। तो पहले लेकिन क्या क्रिटिसिज्म, ये वीजमैन थ्योरी क्या है? वीजमैन एक साइंटिस्ट थे, हाँ, और उन्होंने जो चूहे लिए और चूहों को पैदा होते उनकी पूंछ एम्पुट कर दी, मतलब काट के हटा दी, ठीक है। और ऐसा उन्होंने 19 जनरेशन तक करा। मतलब अच्छा। अब वो ये बताना चाह रहे थे कि देखो मैंने इसकी पूंछ हटा दी है, अब ये इस ऑर्गन का यूज ही नहीं कर पाएगा, पूंछ है ही नहीं तो यूज कैसे होगा। तो वो ये प्रूव करना चाह रहे थे कि आपने जो बोला है वो गलत बोला, लेमार्क को गलत प्रूव करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 19 जनरेशन तक जैसे ही पैदा हुए उनकी पूंछ उड़ा दी, मतलब वो यूज नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने देखा कि आफ्टर 19 जनरेशन, इन 20th जनरेशन, 20वीं जनरेशन में भी उनके पूंछ एज इट इज आई। मतलब अगर उनकी लेमार्क की थ्योरी प्रॉपर है तो फिर कहीं ना कहीं ठीक है, अगर पूंछ पूरी तरह से गायब नहीं हो रही है तो उसकी लेंथ तो थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन कोई 1 सेंटीमीटर भी लेंथ में भी कमी नहीं आई आफ्टर 20th जनरेशन। तो ये वीजमैन ने मेहनत तो बहुत की, मैं देख रहा हूँ 19 जनरेशन तक। अगर आप एक यही सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनका कितना लाइफ स्पैन होता हुआ सर इनका? इनके ज्यादा नहीं, इनके 28 दिन में हो जाता है ये। अच्छा, गेस्टेशन पीरियड 28 दिन के बाद में ये नया आ जाती है जनरेशन। अच्छा। तो लेकिन मतलब कंसिस्टेंटली उन्होंने पैदा होते ही वो इसी भी इंतजार में रहते थे कि पैदा हो और मैं इसकी पूंछ काटूं। हाँ। और फिर उसके बाद भी जब 20 जनरेशन में भी वो देख रहे हैं कि कुछ ऐसा, मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ वीजमैन की इस थ्योरी से, बिकॉज मुझे लगता है कि और ज्यादा टाइम लेना चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट थी सर, और ज्यादा टाइम लेना चाहिए। एक फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रॉड को गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है,
तो वो अपने उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर आप खींच के बढ़ाते हैं तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है। तो मतलब लेंथ बढ़ने से स्ट्रेस नहीं आ रहा, स्ट्रेस आता है जब आप जबरदस्ती अगर किसी चीज को लंबाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसका इफेक्ट और वो खुद लंबाई बढ़ाना चाहेगा, उसका इफेक्ट दो अलग अलग चीजें, बिल्कुल अलग अलग चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसको ना जरूरत के हिसाब से नेचुरली अगर इसने अपनी पूंछ का यूज कम कर दिया, हम तो है ना एग्जाम्पल, बिल्कुल भाई इसी पूंछ वाली कहानी का एग्जाम्पल हम है। हम अगर हमारी थियरी को, अगर हमारे पास टेल बोन का अपेंडिक्स दिख रहा है, टेल बोन दिख रही है हमारे पास, तो इसका मतलब है हमारे में थी वो काबिलियत। हम कभी पहले हमारे टेल हुआ करती, हमारी तो हटी है ना, हमने नहीं यूज की तो हट रही है। तो मेरे को, मैं इनसे इस क्रिटिसिज्म से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगला क्रिटिसिज्म क्या है? एक क्रिटिसिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, पियर्सिंग ऑफ ईयर। अच्छा, मतलब आपने देखा है कि जो विमेन है वो काफी जनरेशन से, मतलब मम्मी, फिर नानी, फिर परनानी, सब लोगों ने, दादी ने, सब लोगों ने अपने कान और नाक छिदाए होते हैं। तो वो ये बोलते हैं, जब इनका क्रिटिसाइज किया तो, कि आज तक तो कोई ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई जिसके नाक और कान नेचुरली छिदे हुए। ये भी अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये जो मेरे को पियर्सिंग जो हुई थी, उससे जो सर्वाइवल के लिए जो उसने चेंजेस किए हों, सर्वाइवल के लिए जो चेंजेस किए हों, मुझे लगता है कि उसका इंप्रेशन हमारे जेनेटिकली फर्क पड़ता होगा। सर्वाइवल के लिए नहीं किए गए चेंजेस थे, तो उसका इम्प्रिंटमेंट आएगा हमारे अंदर, जेनेटिकली हमारे अंदर चेंज आएगा। ये मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से, ये तो बहुत ही अनसाइंटिफिक वे ऑफ क्रिटिसिज्म हुआ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है अभी तक कि इन लोगों का। बिल्कुल, जब जो वीजमैन की हम बात करें तो उन्होंने भी बिल्कुल आपकी तरह से बोला, हाँ, कि एक तो जर्म प्लाज्म है और हाँ, एक सोमेटोप्लाज्म है। अच्छा, तो जो सोमेटोप्लाज्म है वो तो हमारा बॉडी बना रहा है, हाँ, तो उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं हाँ, तो वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में बिल्कुल भी शो अच्छा, नहीं अच्छा, होंगे। अच्छा, अच्छा, और जो जर्म प्लाज्म में अगर कोई चेंज हुआ है हाँ, हाँ, तो हाँ, वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में रिफ्लेक्ट कर ओके, ओके, जाएगा। मतलब कहा उन्होंने, वही कहने का तरीका बीजमैन का, बीजमैन की थोड़ी इज्जत वापस आई मेरे नजरों में। पर क्योंकि पहले मुझे लगा कि तुम ये इस तरह से लेमा की बेइज्जती मत करो। लेमा जो जो मुझे लगता है कि जो नेक वाला एग्जाम्पल जो था, जो जिराफ वाला था, उसमें ऐसा लेमार्क ने जो बोला, उस लेमार्क की उस कहानी में वो इंटरनल चेंज हुए होंगे कुछ, डेफिनेटली इसके कारण लेंथ बढ़ गई होगी। जैसे ये मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि इंटरनल चेंज हुए होंगे। जिसे उन्होंने क्या बोला, क्या आपने दो नाम बताए अभी कि वीजमैन ने बताए थे दो तरह हाँ, के, जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्मा, सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्मा में ही चेंज हुए होंगे नेक लंबी करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और भी ये एग्जाम्पल भी था। एक और अभी क्रिटिसिज्म है यहाँ पर, कि जो चाइनीज वुमेन्स होती हैं उनको बिल्कुल आयरन शूज पहना दिए जाते हैं। इनका पैर कई बार इस तरीके से मुड़ जाता है क्योंकि वहां पर जो सुंदरता का सुंदरता, मापदंड है कि पैर छोटे होने पैर छोटे होने चाहिए लेडी के, तो वहां उनको लोहे के शूज पहना दिए जाते हैं ताकि उनका पैर छोटा रहे। लेकिन आज तक अभी इतने जनरेशन के बाद में भी ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जिसके जो, पैर ऑलरेडी हाँ, छोटे हैं। ऑलरेडी छोटे वाले पैर वाली लड़की अभी तक नहीं आई। तो ये क्रिटिसिज्म है, पर अभी तक लेमार्क में ऐसी कोई, क्योंकि लेमार्क में सिर्फ मतलब मेरे को ये लगता है कि इट इज ऑल अबाउट द टाइम लाइन। जिस समय लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी, उस समय सोसाइटी, साइंस उतनी मैच्योर नहीं थी कि वो एवोल्यूशन की बात को समझ भी पाए, इसलिए लेमार्क की थ्योरी को डिस्कार्ड किया जाता है। बट इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड इन सिमिलर वे, इन माय ओपिनियन, बिकॉज ऑब्वियसली समबडी हैज थॉट ऑफ कि ऐसा भी हुआ होगा। और इसे कुछ ना कुछ एग्जांपल, एंड मैं हमेशा ये मानता हूं कि लेमार्कियन थ्योरी और डार्विनियन थ्योरी, जो भी थ्योरी है, दिस इज नॉट अ यूनिफाइड थ्योरी। दोनों के ही हमें दिखते होंगे पॉसिबिलिटी कि दोनों में से कभी ना कभी इनके कॉम्बिनेशन से बातें सही हुई होगी। ऐसा भी सही है कि लंबे का किसी ने खींच खींच के बड़ा कर लिया, तो वो बड़ा हो गया। अब अगले समय 10 दिन बाद हमें देखा कुछ छोटे ही रह गए, कुछ बड़े रह गए, तो अब इसके बाद यही वाले बच गए, तो ये हमारी डार्विन थ्योरी भी चली गई। पर स्टार्टिंग में वो लंबा कैसे हुआ, उसमें हो सकता है कि उसने यूज करके लंबा किया हो। भाई अगर एथलीट जैसे है, वो धीरे धीरे करके, एथलीट के घरों में जनरली लोग अब आजकल डेवलप कर लेते हैं ना एथलीट। भाई एथलीट के घर में एथलीट डेवलप हो जाते हैं, मतलब जनरली आप लेकिन उनके क्रिटिसिज्म में ये भी था कि अगर कोई एथलीट है तो उसका लड़का एथलीट नहीं बनेगा, उसको जब तक मेहनत नहीं करेगा। मेहनत कराई जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी थोड़ी हो सकता कि एक एथलीट होते ही तुम्हारा, इतनी जल्दी हमारे इंटरनल चेंजेस इतने बड़े नहीं हो सकते कि हमने तुरंत ही पास कर दिया कि अब तुम भी एथलीट बन जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके बाद फिर अब हम आते हैं डार्विन की कहानी पे। डार्विन उस समय 20-22 साल के थे जब उन्होंने
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, डार्विन लंदन में कैम्ब्रिज में, वैलेस भी हुआ करते थे, और लेमार के अलावा बहुत सारे कॉन्टेम्परेरी साइंटिस्ट थे जिनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं इस चीज को पता लगाऊं कि क्या है, उसके लिए मुझे एक वोयाज पे जाना पड़ेगा। तो ये 5-6 साल के लिए एक वोयाज पे गए थे, और इनका जो जहाज था उसका नाम बीगल था शायद, HMS बीगल। HMS बीगल 27 मीटर लॉन्ग था, और 1831 से 1836 तक ये पूरा का पूरा ये घूमते रहे, और इन्होंने घूमते घूमते बहुत सारी दुनिया देखी, वहां पे बहुत सारे चीजों को ऑब्जर्व किया, और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कहा कि कुछ अपने थ्योरी दी, जिसको आज हम जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी। तो ये इनका जो पूरा मैप है कि जहां जहां ये घूम के आए थे, कहाँ कहाँ सर ये घूम के, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर ये साउथ अमेरिका में गए थे, और बेसिकली यहाँ पर जो है इनका सबसे ज्यादा समय और मतलब टाइम हुआ, और सबसे ज्यादा जो एविडेंस जो उन्होंने लिए वो यहाँ से गैलापागो आइलैंड यहाँ पर ही था। हाँ, तो वहां से फिर ये घूमकर पूरा ऐसे राउंड करके और वापस अपने साफ साफ दिख रहा है सर कि अगर आप देखें तो 1832, 33, 34, 35 सब साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के आसपास ही समय बिता रहे हैं। ये गैलापागो आइलैंड जो है ये काफी फेमस आइलैंड यहाँ पर रहा है, जहाँ पर उन्होंने फिंचेस वगैरह के ऊपर भी काफी स्टडी किया। तो फिंचेस की स्टडी ही इनकी सबसे फेमस स्टडी थी, जिसमें अकॉर्डिंग पर ही इन्होंने फिर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का हो दिया है। हाँ, वालेस ने भी सेम काम कर रहा था, वालेस ने भी कंटेम्परेरी साइंटिस्ट थे। वालेस जो थे, वालेस मलय आर्क पहले वो इंडोनेशिया के पास में एक आइलैंड, जैसे ये यहाँ गए थे, वो वहां पे उन्होंने रिसर्च तो किया। यहाँ पर इंडोनेशिया के आसपास आपको मिलेगा। तो वहां पर उन्होंने सेम इसी तरह की फाइंडिंग्स निकाली। और गलती से उन्होंने डार्विन, क्योंकि डार्विन उस टाइम वेल नोन थे, सब लोग जानते थे डार्विन कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो इन्होंने अपनी थ्योरी को वहां केवल क्रॉस चेक करने के लिए, सर मैंने कुछ किया है, आप एक बार इसे देख लीजिए। अब डार्विन चौंक गए कि मैं इतना साल बिगाड़ के इतने गवर्नमेंट के खर्चे पर घूम के आया हूँ, और ये बंदा बिना कुछ इतना कुछ किए मेरे थ्योरी के इक्विवेलेंट इसने थ्योरी निकाल दी। तो उनको डर लगा, तो उन्होंने क्या करा, इसको रिप्लाई ही नहीं दिया कि भाई तुम्हारी थ्योरी कैसी है, भाई तुम इसको आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो, या इसमें ये कोई कमी है। और इतने दिनों में, क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई ईमेल या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन था नहीं, तो वो तो वेट ही करते रहे, उन्होंने उसी सेम थ्योरी को अपने नाम से छपा भी दिया। हाँ, तो ये भी एक तरह का मतलब कई बार कंट्रोवर्सी थ्योरीज में ये बात चलती है कि डार्विन ने क्या अपने कंटेम्परेरी साइंटिस्ट की थ्योरी चुराई थी, पर ऐसा नहीं था कि चुराई थी। पर हाँ, ये जरूर था कि डार्विन जो काम कर रहे थे, डार्विन ने जो अलग रहकर अलग रिसर्च के साथ जो काम किया था, वही वालेस ने भी अपना रिसर्च, सेम रिसर्च करके वही रिजल्ट निकाले थे, वैसे ही बात की थी। लेकिन आज हम वालेस का नाम नहीं जानते और डार्विन का नाम जानते हैं। दैट्स व्हाई आई थॉट कि हमें उनके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, बिकॉज उस बंदे ने भी उस समय ये काम करके दिखाया था। हाँ, बड़ा वही था जिसने पब्लिश किया, फाइनली उसी को सब में आया, और वो इसीलिए हम डार्विन की थ्योरी को जानते हैं। तो ये क्या फिंच वाला क्या सर वो एक्सपेरिमेंट था उसको, ये तो आइलैंड की बात हो गई जहाँ पे हमने वो उन्होंने डार्विन ने यहाँ तो ये क्या है, ये फिंचेस की कहानी क्या है जिन्हें डार्विन फिंचेस कहते हैं सर? फिंचेस की कहानी ये है कि सर ये गैलापागो आइलैंड पर उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की फिंचेस मिली। ठीक है। इन सब का बिहेवियर भी बिल्कुल डिफरेंट था। कोई फ्रूट ईटिंग थी, कोई सीड ईटिंग थी, कोई इंसेक्ट्स को खाने वाली बन गई, और उन्होंने अपनी बीक में उसी तरीके से मॉडिफिकेशन कर लिया। तो अगर हम एक फर्स्ट इंस्टेंट में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनमें आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन डार्विन ने जब इसको और ज्यादा डीपली सोचा और जब उन्होंने इसको नोटिस किया, तो ये पाया कि जो ये सारी फिंचेस हैं ये एक ही जगह से डेवलप हुई है। कोई इस एनवायरनमेंट में चली गई जहां उसको सीड ज्यादा मिल गई, तो उसने सीड खाने के हिसाब से अपने बीक को चेंज कर लिया। कोई यहाँ चली गई जहां उनको इंसेक्ट्स ज्यादा मिल रहे थे, तो उसने इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर दिया। अब जिस एनवायरनमेंट में वो जाएगी उसी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बीक, क्योंकि जो सीड खाने के लिए जो बीक की जरूरत है वो इंसेक्ट खाने के लिए नहीं है, तो वो उन्होंने अपने आप को अलग अलग जगह पर जाकर मॉडिफाई किया और उसी के अकॉर्डिंग उनकी बीक डेवलप होती चली गई। तो बाहर से देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि सब अलग अलग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इनको फिटेस्ट होना था तो उनको उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ रहा था। अगर उस एनवायरनमेंट में जाकर अब उसको नहीं मेरी तो बीक में ऐसे ही रखूंगी, तो हो सकता है कि वो भी गए हों, लेकिन वो फिर वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे।
पर मैं अच्छा ये क्योंकि मैंने अगर जैसे बोला, मेरे को एक बात समझ में आई, जैसे आपने कहा कि ये अलग जगह गया, ये अलग जगह गया, ये अलग जगह गया, ये अलग जगह गया, चारों जगह वहां पे कंडीशंस अलग अलग, तो उसने अपनी बीक्स को वैसे वैसे डेवलप कर modify लिया। यही तो लेमार्क कह रहा था बंदा अपना, लेमार्क भी वो यही कह रहा था कि ऑर्गन ऑफ यूज, कि आपने कैसे तो यूज इसने भी तो कहा कि जैसे यूज किया वैसे डेवलप हो गया यार। बिल्कुल, लेकिन लेमार्क दब गया, डार्विन उछल गए। हाँ, तो लेमार्क ने तो यही कहा, डार्विन को तो ये कहते चारों गई, चारों पहले से थी, हाँ। चारों चारों जगह गई, नहीं, चारों कहीं चारों उन्होंने वही तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि चारों एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई है और ये यहाँ जाकर इन्होंने ऐसा बना लिया, यहाँ गई तो ऐसा बन तो गई। यार ये मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, लेमार्क भी तो यही कह रहे थे, तो लेमार्क की कहानी, डार्विन की कहानी सही, इट इज ऑल अबाउट, इट इज एक्चुअली नॉट व्हाट इज बीइंग सेड, इट इज ऑल अबाउट हु इज सेइंग थिंग, मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो ये कहानी को थोड़ा सा अगर आपको लगे तो आप भी मुझे डिस्कस करके बताइए कि क्या है ये पूरी की पूरी कहानी, क्या है सर इनकी पूरी मतलब मेन जो डार्विन की थ्योरी का बेस है कि फैक्टर जो है वो क्या क्या है सर? डार्विन को, मतलब डार्विन ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए कि भाई मैं जो अपनी थ्योरी बता रहा हूँ कि नेचर उसी का सिलेक्शन करती है जो फिटेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके एविडेंस में उन्होंने कहा कि मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहली चीज उन्होंने बताई कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे एलिफेंट हो, हर एक स्पीशीज में अपने अंदर एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन की पावर होती है। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करना चाहेगा। तो अगर उसके पास में सब कुछ नॉर्मल है तो वो अपनी मैक्सिमम ताकत किस पर लगाएगा? रिप्रोडक्शन के लिए लगाएगा। तो डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेन रिप्रोडक्शन के हिसाब से फिटेस्ट होना है। ओके, बाकी से मतलब नहीं है उनको, वो तो ठीक है, वो कर लेंगे, लेकिन मेन उन्होंने कहा था कि जो सरवाइव कर रहा है इसका मतलब रिप्रोडक्शन के लेवल पे फिटेस्ट होना चाहिए, तभी उसको कोई भी सेलेक्ट करेगा, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी। जैसे इसमें हमारे पास बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जैसे इकोलाई है, 30 मिनट्स के अंदर डबल हो जाते हैं। एस्केरिस से फीमेल एस्केरिस 3 करोड़ तक एग दे देती हैं। बहुत ही तो कुल मिला के अब हमारे दिमाग में आता है कि अगर ये बात सही है तो फिर आज इस पूरी धरती पे एस्केरिस क्यों नहीं है, पूरी धरती पे इकोलाई क्यों नहीं फैल गए? तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स, तो लिमिटेड जो रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपस में इनको लड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो जो उनमें से सरवाइव करेगा वही जो फिट होगा। हाँ, तो ये 2 पॉइंट मतलब इन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया बात ये कि दिस इज नेचर हैज क्रिएटेड अस इन अ वे दैट वी की हमारा एक्साइटमेंट, हमारा जीवन का पर्पस या किसी भी ऑर्गेनिज्म का पर्पस जो है वो है रैपिड रिप्रोडक्शन। उसको अट्रैक्ट, उसको भगवान ने या नेचर ने ऐसा बनाया कि वो रिप्रोडक्शन करता ही रहे, उसके पास सिर्फ यही काम है कि रिप्रोडक्शन करता रहे। लेकिन रिप्रोडक्शन करने के बाद कोई भी स्पीसीज बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि उसमें जो रिप्रोड्यूस होकर लोग आ रहे हैं, अब हम लड़ाइयां होंगी, लिमिटेड रिसोर्स है, उन लिमिटेड रिसोर्स में उनकी लड़ाइयां होंगी, खुद से भी होगी, दूसरी स्पीसीज से भी होगी। तो कई बार वो इंट्रा फाइट है, कभी वो इंटर फाइट है, लेकिन हो रही है फाइट क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। तो उसमें जो ताकतवर है वो बचता जा रहा है और उसी तरह की स्पीसीज बनती जा रही है। दिस इज द ये भी उनका नेक्स्ट पॉइंट जो था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हाँ, और स्ट्रगल में उन्होंने कहा कि 3 तरीके से स्ट्रगल चलता है। जैसे इंट्रा स्पेसिफिक है, मतलब विद इन स्पीशीज, बिल्कुल से जैसे मोर वाली कहानी हमने बात की। हाँ, जो उसमें जो सुंदर मोर थे वही बचते गए। और इंटर स्पेसिफिक में इसमें दो अलग अलग स्पीसीज है, और सिर्फ खाना इतना ही है जिसके दम वो ले जाए। यहाँ पर तो फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन, 3 पॉइंट्स के लिए इनका कंपटीशन हो। यहाँ लेकिन सिर्फ फूड और शेल्टर के लिए, फूड और शेल्टर का हो जाएगा। और ये कंपटीशन विद नेचर, तो इसमें जैसे कभी कैलेमिटीज आ रही हैं, वोल्केनो इरप्शन हो गया, बिल्कुल, अर्थक्वेक है, तो उसमें से भी जो बचेंगे वही आगे जाएंगे, बाकी सब खत्म हो ही जा रहे हैं। इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है, डायरेक्शनल है, डिस्ट्रक्टिव है। ये थोड़ा सा क्या डिटेल में जाने डिस्कस, हाँ ठीक है। तो अभी तो अब अपना समय खत्म हो रहा है, तो हम ये इसमें जैसे एक और है, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। हाँ, तो जो यूजफुल रहे उनको उन्होंने बचाया, उनको आगे फॉलो किया, और जो नहीं थे, जो यूजफुल नहीं रहे वो खत्म होते गए। और इसी के बाद में फाइनली फिर एक न्यू स्पीशीज वहां पर डेवलप, न्यू स्पीशीज डेवलप, ऐसे करके एवोल्यूशन
हुआ होगा, ऐसा तो पूरा का पूरा एवोल्यूशनरी कहानी जो हमें समझ में आ रही है, अगर मैं अपने लाइफ में भी हम एवोल्यूशन से क्या सीख सकते हैं, जो जो फंडामेंटली पढ़ाई की बातें हैं वो सीखने की तो है, लेकिन एक बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपकी नौकरी के लिए भी, आज की इंडिया की डेट में नौकरी मांगने वालों की संख्या ज्यादा है, नौकरियों की संख्या कम है, तो जो अच्छे से काम कर रहा होगा, जो तेज होगा, उसको नौकरी मिलेगी और उसका फैमिली और ग्रो करती चली जाएगी, और बाकी लोग उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे होंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से काम करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हम इस बात को अपनी यही खत्म करते हैं एंड हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन अब हम कल परसों नहीं मिलने वाले हैं। अब हम आपको 19 फरवरी को मिलेंगे। 19 फरवरी को हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, यानी आर्किमिडीज के बारे में। मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं आर्किमिडीज, मतलब आर्किमिडीज साइंटिस्ट क्या, मैथमेटिशियन क्या, हर चीज थे, वो मेरे फेवरेट हैं। मतलब मैं पूरी न्यूटन से लेकर आर्किमिडीज हो या आइंस्टाइन हो, किसी की बात की जाए तो मुझे पर्सनली जो सबसे ज्यादा पसंद आते हैं वो आर्किमिडीज आते हैं, क्योंकि उनका पागलपन, जीनियस वाला एक ऐसा था जो किसी का नहीं था। उनका काम करने का तरीका, मतलब उनकी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि जब वो अंत में रोमन्स का मारने उनको आए थे, तो वो अपने घर के बाहर पेंट कर रहे थे, घर का पेंट मतलब मिट्टी पे कुछ सर्कल्स बना रहे थे, उन मिट्टी पे सर्कल्स पे कुछ थ्योरम लिख रहे थे, और उसने रोमन का सैनिक उनको मारने आया, उसने कहा सर्कल से दूर रहिएगा, दिस इज द लास्ट वर्ड, और उसने उसको मार दिया। तो आर्किमिडीज के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड इट। Please enroll for your quiz. It is very, very important and good for you guys. Thank you very much. Bye, guys. Enjoy your life. If you find it enjoyable, let's make it. Bye, bye, bye.